हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एमसीक्यूज का ये पार्ट 2 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोनिशियन कथा एवं अर का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक के साथ है? ए हीगल, बी प्लेटो, सी अरस्तु या डी कन्फ्यूशियस। इसका राइट आंसर है आंसर बी प्लेटो। देखिए, फोनिशियन कथा और अर ये क्या है? ये एक तरह की गल्प कथाएं हैं। गल्प कथाएं मतलब ये एक प्रकार का मिथ है। इस तरह की कहानियां हैं जिनका यूज ग्रीक लिटरेचर में बहुत ज्यादा हुआ है। इन कहानियों में जब वक्ता शब्दों के द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाता है तो वो एग्जाम्पल लेकर या स्पेशल कोई कहानी बनाकर अपने विचारों को समझाने की कोशिश करता है। तो प्लेटो ने फोनिशियन कथा और अर में इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल लेकर अपने विचारों को स्पष्ट किया है। इसमें वो कहते हैं कि दार्शनिक लोग जो होते हैं वो सोने के समान होते हैं और सैनिक चांदी के समान और उत्पादक वर्ग कांसे के समान है। और क्योंकि उन्होंने सोने, चांदी और कांसा शब्दों का यूज किया है इसलिए इसे धातु कथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से वह कौन सी विशेषता है जो हॉब्स की व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? ए आत्म संरक्षण का अधिकार, बी अधिकार केवल संप्रभु में निहित, सी राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा या डी मानव स्वभाव संबंधी धारणा। इसका राइट आंसर है आंसर बी अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। देखिए, ये चारों ही जो विशेषताएं हैं वो हॉब्स के संबंध में तो राइट है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सी विशेषता है जो उसके व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है। क्योंकि क्योंकि हॉब्स को व्यक्तिवाद का प्रणेता भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी है कि अधिकार केवल संप्रभु में निहित है, ये हॉब्स की निरंकुशतावाद से संबंधित धारणा है। हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति के जो अधिकारों का स्रोत होता है वो केवल संप्रभु ही हो सकता है। व्यक्ति को केवल वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो कि संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। और इस संबंध में उन्होंने एक एक्सेप्शन जरूर बताया है, एक अपवाद बताया है, जो कि है व्यक्ति की आत्म सुरक्षा का अधिकार, और ये अधिकार व्यक्तिवाद से संबंधित है। तो जो बाकी तीनों विशेषताएं हैं, आत्म संरक्षण का अधिकार ये भी व्यक्तिवाद से संबंधित है। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा मतलब आर्थिक कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये भी व्यक्तिवाद से संबंधित अवधारणा है। और जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा है वो भी व्यक्तिवाद से संबंधित है, क्योंकि हॉब्स ने आदमी को कैसा बताया था? असामाजिक प्राणी कहा था, स्वार्थी, लोभी कहा था, और इस विचार के अंदर व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस रचना में प्रूधो द्वारा किए गए साम्यवाद के खंडन के संदर्भ में लिखी गई पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी का उत्तर दिया है? ए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी दर्शन की दरिद्रता, सी पवित्र परिवार या डी जर्मन विचारधारा। इसका राइट आंसर है आंसर बी दर्शन की दरिद्रता। जब कार्ल मार्क्स प्रूधो के संपर्क में आए थे तो उन्होंने उनकी बुक व्हाट इज प्रॉपर्टी पढ़ी और वो इससे काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन उन्हें प्रूधो के दृष्टिकोण में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में कमी दिखती थी, इसलिए उन्होंने उनकी बुक व्हाट इज प्रॉपर्टी का जवाब देने के लिए दर्शन की दरिद्रता, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अरस्तु को प्लेटो के विद्या मंदिर का नॉस या बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था? ए फॉस्टर, बी कैटलिन, सी प्लेटो या डी जीलर। इसका राइट आंसर है आंसर सी प्लेटो।
देखिए, स्वयं प्लेटो ने ही अपने महान शिष्य को बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था। और प्लेटो ने अरस्तु के निवास स्थान को क्या कहा था? विद्यार्थियों का घर। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के आगमन को राजनीतिक चिंतन की शास्त्रीय परंपरा का पुनरोदय माना जाता है? ए. J.S. मिल, बी. जॉन रॉल्स, सी. ग्रामशी या डी. हन्ना आरेंट? इसका राइट आंसर है आंसर बी, जॉन रॉल्स। देखिए, जॉन रॉल्स से पूर्व या मार्क्स के बाद कह लीजिए, ऐसा कोई भी चिंतक नहीं हुआ है जिसने राजनीतिक चिंतन में कोई विशेष योगदान दिया हो, जिसके कारण ये माना जाने लगा था कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। और ऐसे में जब जॉन रॉल्स ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ द जस्टिस, जो कि 1971 में आई थी, में जस्टिस पर बेस्ड यानी कि न्याय पर आधारित एक आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज की तर्क संगत संरचना प्रस्तुत की थी। और जॉन रॉल्स को इसी बुक के आधार पर राजनीतिक चिंतन के पुनरुद्धार के साथ जोड़ा गया है। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि श्रेष्ठतर व्यक्ति की बुद्धि न्यायपरायणता में दक्ष होती है, जबकि तुच्छ व्यक्ति की बुद्धि लाभ उन्मुख होती है? ए. अरस्तु, बी. प्लेटो, सी. कन्फ्यूशियस या डी. जॉन रॉल्स? आंसर सी, कन्फ्यूशियस। देखिए, कन्फ्यूशियस का ही ये कथन है, और कन्फ्यूशियस के अनुसार वही लोग बेस्ट होते हैं जिनकी बुद्धि न्यायप्रिय होती है, जो उचित अनुचित का भेद समझते हैं और जो सामूहिक हित में अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों को तुच्छ कहा है जो कि आत्म केंद्रित प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब लोभी, स्वार्थी होते हैं, और जो स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए नैतिक अनैतिक का भेद नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, J.S. मिल की रचनाओं को उनकी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। नीचे J.S. मिल की बुक्स दी गई हैं, उनकी रचनाएं दी गई हैं, और सामने प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं, उन्हें हमें आपस में सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि सिस्टम ऑफ लॉजिक कब आई थी? 1843 में। यूटिलिटेरियनिज्म 1860 में। द सब्जेक्शन ऑफ वुमन 1869 में। और 3 ऐसे ऑन रिलीजन 1874 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्रों की कक्षाएं किसका शोध प्रबंध है? ए. अरस्तु, बी. हीगल, सी. कार्ल मार्क्स या डी. माओ त्से तुंग? इसका राइट आंसर है आंसर बी, हीगल। देखिए, 1801 में हीगल ने शोध प्रबंध नक्षत्रों की कक्षाएं येना विश्वविद्यालय में प्रेजेंट किया था, और वो वहां पे प्रिंसिपल बन गए थे। 1801 से लेकर 1806 तक हीगल येना विश्वविद्यालय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, मैकियावेली, बी. जॉन रॉल्स, सी. हन्ना आरेंट या डी. कार्ल मार्क्स? आंसर डी, कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1867 में अपनी बुक कैपिटल के फर्स्ट एडिशन में पूंजीवाद का बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया था, और इसी में उन्होंने ये मान्यता दी थी कि मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता
पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा है? ए मैक्सी, बी सेबाइन, सी जेफरसन या डी हंशा? इसका राइट आंसर है आंसर बी सेबाइन। सेबाइन ने रूसों की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इचमैन इन जेरूसलम ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ ईविल किसकी पुस्तक है? ए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, बी हन्ना आरेंट, सी ग्रामशी या डी लॉक? राइट आंसर है आंसर बी। देखिए, इस बुक में हन्ना आरेंट ने एक निरंकुश नौकरशाह को ईचमैन के रूप में दर्शाया था और इस निरंकुश नौकरशाह को राक्षस से भी ज्यादा भयानक बताया है। हन्ना आरेंट की दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स भी देख लेते हैं, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवोल्यूशन और ऑन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील युद्ध और स्थितियों के मध्य युद्ध की संकल्पना किस विचारक ने प्रस्तुत की है? ए टी.एच. ग्रीन, बी मैकियावेली, सी ग्रामशी या डी हीगल? इसका राइट आंसर है आंसर सी ग्रामशी। देखिए, ग्रामशी ने रूसी क्रांति को गतिशील युद्ध का उदाहरण कहा था, जिसमें क्या होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है और राज्य और सरकार पर नियंत्रण कर लिया जाता है। और इसी प्रकार दूसरी तरफ ग्रामशी स्थितियों के मध्य युद्ध की भी संकल्पना देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो सभ्य समाज पर यानी कि मिडिल क्लास पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और उसके पश्चात स्वाभाविक रूप से उसका राज्य पर नियंत्रण हो जाएगा। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, गतिशील युद्ध और स्थितियों के मध्य युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ ए विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ द वुमन किसके द्वारा लिखी गई है? ए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, बी जोसेफ प्रिट्सले, सी विलियम गॉडविन या डी रिचर्ड प्राइस? आंसर सी, इसका राइट आंसर है सी विलियम गॉडविन। देखिए, जो विलियम गॉडविन थे वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के हस्बैंड थे और ये जो विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन है वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बुक थी और उनकी मेमोरी में उनके हस्बैंड ने 1798 में ये बुक लिखी थी, मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ ए विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ द वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी किस रचना में हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या करते हुए उसकी परिभाषा प्रस्तुत की है? ए एलिमेंट्स ऑफ लॉ, बी डी होमिने, सी डी सीवे, डी डी कॉर्पोरे? इसका राइट आंसर है आंसर सी डी सीवे। देखिए, डी सीवे नामक जो हॉब्स का ग्रंथ था ये 1642 में आया था और डी सीवे में ही हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या करते हुए इसकी परिभाषा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली के लिए आदर्श शासन व्यवस्था है? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी गणतंत्र या डी कुलीन तंत्र? इसका राइट आंसर है आंसर सी गणतंत्र। देखिए, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि मैकियावेली की आदर्श शासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो मैकियावेली की आदर्श शासन व्यवस्था है गणतंत्र, लेकिन उन्होंने इटली की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इटली के लिए राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना था।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए।